अवकलन का अनुप्रयोग। ठीक है छात्रों, पिछली कक्षा में हमने अवकलन के अनुप्रयोग में सरल रेखा में गति एवं गुरुत्व के अधीन गति को पढ़ा था और समझा था। ठीक है, जिससे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और उनमें कुछ क्वेश्चन बनाने भी दिया गया था। तो इस प्रकार से उसके पश्चात आज हम पढ़ेंगे राशियों में परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर एवं उनके अंकिक प्रश्न। तो राशियों में किस प्रकार परिवर्तन, जैसे अवकलन से संबंधित प्रश्न है हमारे पास, तो उसमें कई प्रकार की राशियां आते हैं, चर एवं अचर राशियां आते हैं। उनमें हम क्या करेंगे, परिवर्तन किस प्रकार होता है उसको हम क्या करेंगे, आज समझेंगे। तो सबसे हमारा टॉपिक है राशियों में परिवर्तन की दर। ठीक है, माना कि दो राशियां, हमारे पास दो राशियां x तथा y है, जिसमें y राशि x राशि पर निर्भर करता है, तो इसका निर्भरता संबंध y इज इक्वल टू fx से दिया जाता है, जहां इसमें मान आया y इज इक्वल टू fx, जो फंक्शन आया है, जहां पर f निर्भरता को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहां पर देखो राशियों में परिवर्तन की दर मतलब हमारे पास जो राशियां हैं x और y राशि, तो x और y राशि में हम क्या करेंगे कि ये दोनों राशियां हैं, इसमें हमको क्या करना है, परिवर्तन करना है। परिवर्तन की दर हमेशा क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। परिवर्तन की दर मतलब अवकलन करना। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष y को हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, या y के सापेक्ष x को अवकलन करते हैं, तो वही परिवर्तन की दर कहलाता है। तो माना कि दो राशियां x तथा y है, जिसमें y राशि x राशि पर निर्भर करता है, तो इसका निर्भरता संबंध y इज इक्वल टू fx से दिया जाता है, जहां f निर्भरता को क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम क्या करते हैं, x राशि में डेल x मतलब आंशिक वृद्धि। ठीक है, डेल x वृद्धि तथा y राशि में डेल y वृद्धि करते हैं, तो इसके मान में परिवर्तन, ऊपर नोट कर लीजिए, इसके मान में यदि हम x राशि में
ठीक है, हमारे पास दो राशियां दिए हुए हैं, एक x दिया है, y राशि दिया है। यदि हम x राशि में डेल x वृद्धि कर दें, डेल x वृद्धि मतलब आंशिक वृद्धि कर देते हैं, डेल x वृद्धि, तथा y राशि में क्या करते हैं, आंशिक डेल y वृद्धि करते हैं, तो इसके मान में परिवर्तन डेल x अपॉन डेल y के रूप में, डेल y के रूप में हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि परिवर्तन की दर में क्या होता है, अवकलन होता है, तो इसमें क्या हो गया, डेल x अपॉन डेल y, सॉरी डेल y अपॉन डेल x के रूप में इसका परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा छात्र यहाँ ध्यान देंगे, ये इसको मैं स्पष्ट नहीं कर पाया, इसको स्पष्ट कर देता हूं मैं, है ना, इससे क्या है ज्यादा क्लियर होगा आपको। यहां दिया है डेल y वृद्धि करते हैं तो इसके मान में परिवर्तन हो जाता है, जिसमें हम इसके मान में परिवर्तन करने के लिए इन राशियों में x के सापेक्ष y का अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष क्या करते हैं, y का अवकलन करते हैं, ठीक है, x के सापेक्ष y का अवकलन करते हैं, जिससे इसका मान डेल y अपॉन डेल x हो जाता है, ठीक है। तथा इसमें डेल y अपॉन डेल x की सीमा में डेल x टेंड्स टू 0 है, तो इसका मान x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन dy बाई dx dy बाई dx हो जाता है। इसे हम f डेश x के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान देने की बात है, जैसा कि हम क्या लिखते हैं, कोई भी फलन है हमारे पास, जैसे fx इज इक्वल टू हम क्या लिए, y लिए। अगर हम क्या करते हैं, इसका एक बार अवकलन करते हैं, तो अवकलन क्या हो जाएगा, y का अवकलन जो होगा वो क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, d बाई dx होगा, और यहां पर ये y रहेगा। तो इस मान को हम अगर इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, तो इसका भी अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर क्या लग जाएगा, अगर अवकलन लग गया तो यहाँ पर हो जाएगा डैश, तो एफ डैश एक्स के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर इस डैश का मतलब होता है कि हम उसका क्या किए हैं, एक बार अवकलन किए हैं। अगर मान लो यहाँ पर डबल डैश हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हम कितने बार अवकलन किए हैं, 2 बार अवकलन किए, मतलब एक बार अवकलन करने के बाद पुनः और अवकलन किए, ठीक है। अगर 3 लग गया डैश तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसका 3 बार अवकलन किए हैं। इसके साथ ये क्या होता है, इसी प्रकार से इसका मान में परिवर्तन होता है, ठीक है। अतः यदि हम चर राशि x तथा y के साथ एक अन्य चर t लेते हैं तो इसके मान को व्यक्त करने के लिए हम उसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ, इसको नोट कर लीजिए, है ना। इसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे है dy बाई dt, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx इंटू dx अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसको इस प्रकार से हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि देखो ये क्या हुआ, dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt। हमको यही मान प्राप्त होना चाहिए, लेकिन हमको इस मान को प्राप्त करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि dy बाई dt, ठीक है, इसके बराबर में यही आना चाहिए। क्योंकि ये जब संख्या लिख रहे हैं तो सेम टू सेम संख्या आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं dy बाई dx, फिर क्या हो गया इंटू dx अपॉन dt। क्योंकि देखो इसमें ये dx और ये dx कैंसिल होगा, जब ये दोनों कैंसिल होगा तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई dt बन जाएगा ना। तो इसके मान में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं, केवल राशि में परिवर्तन कर दिए, जिससे इसे मान में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हम। तो उसे क्लियर है, स्पष्ट है कि अगर इसका मान ऐसा आया तो इसको हम राशि में परिवर्तन करके सरल रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही राशियों में परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। तो ये था राशियों में परिवर्तन की दर। इस प्रकार से हम कुछ अंकित प्रश्न भी हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आइए हम बुक से अंकित प्रश्न लेते हैं। जैसे कि उदाहरण पहला का एक प्रश्न देखते हैं। धातु की एक वर्गाकार चादर की भुजा, है ना, धातु की एक
क्या कह रहा है, धातु की एक वर्गाकार चादर की भुजा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। जब भुजा 10 सेंटीमीटर है तब उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। ठीक है, प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। धातु की एक वर्गाकार चादर की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब भुजा 10 सेंटीमीटर है तब उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि वर्गाकार चादर की भुजा बराबर a है। ठीक है, माना कि वर्गाकार चादर की भुजा a है तथा इस पर, है ना, तथा इस पर T पर चादर का क्षेत्रफल, T पर चादर का क्षेत्रफल A है, तब क्या होगा, A इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहां पर चादर कैसा है, वर्गाकार है। तो जब चादर कैसा होता है, वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो हम यहाँ पर भुजा क्या लिए हैं, भुजा को क्या माने हैं, a माने हैं। तो ये भुजा a इंटू ए, तो ये मिलके क्या बन गया, ए स्क्वायर हुआ। और संपूर्ण वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल को हम क्या लिए हैं, a, कैपिटल A के रूप में माने हैं। तब यह क्या हुआ, a इज इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, समय, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समय t के साथ, समय t के साथ परिवर्तन की दर, समय t के साथ परिवर्तन की दर से क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा, dA अपॉन dt इज इक्वल टू कितना होगा, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये कहां से आया 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये हमारे प्रश्न में क्या हुआ है, दिया हुआ है, क्योंकि एक वर्गाकार चादर की एक भुजा के सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसके आधार पर ये क्या हुआ, डी मतलब समय t के साथ परिवर्तन की दर से क्षेत्रफल में वृद्धि dA अपॉन dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये कहां से प्राप्त हुआ, हमको हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, पुनः समय t के सापेक्ष, पुनः समय t के सापेक्ष वृद्धि दर से, ये क्या हो जाएगा, पुनः समय t के सापेक्ष वृद्धि के दर से क्या हो जाएगा, ये dA अपॉन dt। ये dA अपॉन dt क्यों आया, देखो सबसे पहले वर्गाकार चादर की भुजा क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। उसके पश्चात इस पर समय t पर चादर का क्षेत्रफल कितना है, a है, चादर का क्षेत्रफल a है। अब हमारे पास क्या हुआ, तब a इज इक्वल टू क्या निकाले, a स्क्वायर निकाले, भुजा गुना भुजा कारण वर्ग का। अब समय t के साथ परिवर्तन की दर से क्षेत्रफल में वृद्धि, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, समय t के साथ परिवर्तन में हुआ। अब हमको क्या करना है, इसमें समय t के सापेक्ष वृद्धि की दर ज्ञात करना है, पूरे वृद्धि की दर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा dA अपॉन dt। क्लियर है, अब ये हुआ, अतः इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, अतः समीकरण 3 में समीकरण
ये देखो यहाँ पर dA/dt दिया हुआ है, मतलब जो इसका क्षेत्रफल है उसका क्या किए हैं हम यहाँ पर अवकलन किए हैं। जब क्षेत्रफल का अवकलन किए हैं तो a का मान यहाँ पर हमारे पास देखो समीकरण a में a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस a के स्थान पर हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 से a स्क्वायर का मान रखेंगे। तो क्या होगा, अतः समीकरण 3 में समीकरण 1 से a का मान रखने पर ये क्या हो जाएगा, d/dt। अब उसके बाद क्या हुआ, a के जगह में क्या है, a स्क्वायर है, तो यहां पर हम मान रख दिए क्या, a स्क्वायर। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि d/dt है, लेकिन यहां पर चर राशि कौन सा है, a है और ये t है, तो इसका अवकलन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसके अवकलन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राशियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। राशियों में कैसे परिवर्तन करेंगे, देखो यहाँ पर a है तो इसके लिए हमको नीचे में भी a होना जरूरी है, t के स्थान पर a होगा तभी उसका अवकलन होगा। तो इसलिए राशि में हम परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, देखिए ये हुआ d/dt है, यहाँ a स्क्वायर है। अगर हम इसको ऐसा कर दें d/da, फिर ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो गया। अब हम नीचे में हर में किसका गुणा किए, da का किए हैं। तो अगर हम इंटू यहां हो जाएगा ये dA और ये जो dt है वो यहां पर आ जाएगा। तो इसमें परिवर्तन हुआ, ध्यान से देखो d/dt a स्क्वायर है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, d/da a स्क्वायर इंटू dA/dt। अगर मान लो काटते हैं तो a स्क्वायर, ये दोनों a स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ये dt यहां पर आएगा तो d/dt a स्क्वायर बस बचेगा। तो d/dt a स्क्वायर हुआ, तो ये हो गया d/da और a स्क्वायर, मतलब इसके अंश और हर में क्या कर दिए, dA/da का गुणा कर दिए, ठीक है। तो उससे राशि में परिवर्तन हुआ, ठीक। तो इसी प्रकार से क्या होगा, इसका मान निकलेगा अब देखो इसके बाद dA इज इक्वल टू d/da, ठीक है। ये समझ आ गया ना, d/da ये हुआ a स्क्वायर। अब इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक, इंटू क्या दिया है, dA/dt, क्लियर है। अब देखो इसका अवकलन करो, क्या होगा, a स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या होगा, जैसे कि क्या होता है, सूत्र है हमारे पास d/dx x की पावर n, ये फार्मूला है हमारे पास। इसका हम अवकलन करते हैं क्या मिलता है, nx की पावर n-1, ये फार्मूला है इसका। तो उसी के आधार पर ये क्या बन जाएगा, 2a की पावर 2-1 ऐसा होगा, ठीक है। तो 2-1 जब ये होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 2-1 मतलब 1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2a हुआ इंटू फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पर dA/dt, ठीक है। अतः ध्यान दीजिए यहाँ पर समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 से dA/dt का मान रखने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे हम, dA/dt का मान समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण में dA/dt का मान जैसे ही हम रखते हैं तब ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2a इंटू dA/dt का मान कितना दिया हुआ है, 3, क्या दिया हुआ है, उसका मान जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया हुआ है हमारे पास। तो dA/dt बराबर कितना हो जाएगा, 3 हुआ। तो ये क्या होगा, 3 और इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6a, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 6a हमको प्राप्त हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि, है ना। इसके क्षेत्रफल में क्या करेंगे, हम वृद्धि को ज्ञात करेंगे।
अतः इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, ठीक है, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर क्या होता है? अब देखिए, अतः इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, तो वृद्धि की दर क्या था? dA/dt, ये क्षेत्रफल में वृद्धि की दर था, जिसका मान हम क्या किए हैं? निकाल चुके हैं, जिसका मान क्या निकला है? 6a। क्षेत्रफल में वृद्धि की दर कितना निकला है? 6a हुआ है, तो इसको हम लिख देते हैं = 6a, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार वर्ग की भुजा का मान कितना दिया हुआ है? a बराबर 10 सेंटीमीटर। a बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। अतः a का मान रखने पर, a का मान कहाँ रखेंगे? देखो ये क्या हुआ? इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर dA/dt, जिसका मान हम निकाल रहे थे dA/dt, इसका मान क्या निकला है? 6a मान है। अब प्रश्नानुसार वर्ग की भुजा का मान a बराबर 10 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया हुआ है, तो दिया है, अतः a का मान रखने पर, इसमें a का मान रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? 6 × a का मान कितना हो जाएगा? 10, तो ये क्या हो गया? 6 × 10 बराबर कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये हमको क्या हो गया? प्राप्त हो गया। यही हमारा क्या है? हल है। इससे ये पता चलता है कि जो क्षेत्रफल है वह 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। अतः इसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में वो वर्गाकार कितनी दूरी तय कर रहा है? 60 सेंटीमीटर। ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। यही इसका पूर्ण हल है, ठीक है। इससे हमको ज्ञात हो गया कि यह 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार छात्र और हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तब तक के नोट कर लीजिए। देखो, इसी से संबंधित एक प्रश्न और देखते हैं। जैसा दिया है प्रश्न, एक घन की कोर है ना, एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। मतलब क्या दिया हुआ है? पिछले प्रश्न में क्या था? वर्ग था। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? घन। तो क्या बोल रहा है कि एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है।
जब घन की कोर 12 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब इसकी एक कोर की लंबाई कितना होगा, 12 सेंटीमीटर लंबी है, तब घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा। ठीक है, ठीक। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। माना कि घन की कोर स्मॉल a है तथा इसके घन का आयतन कैपिटल V है। ठीक है, V है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल V है तो घन का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V। तो घन का आयतन V है तो घन का क्षेत्रफल भी हमको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले एक काम करते हैं, घन का आयतन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें घन का आयतन V है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की घात 3। a की घात 3 क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी घन है, ठीक है, तो घन का आयतन होता है। तो घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब तीनों भुजा के होता है। तो तीनों भुजा को हम क्या माने हैं, लंबाई भी a है दूरी, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी कितना है, a है। तो इसका घन का आयतन क्या हो जाएगा, a की घात 3 या a क्यूब कह सकते हैं। उसी प्रकार ये क्या बना, घन का आयतन v है तो v इज इक्वल टू a क्यूब। क्लियर है, ये हुआ घन का आयतन। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, समय t के सापेक्ष घन के कोर में, t के सापेक्ष घन के कोर में वृद्धि। तो घन के कोर में वृद्धि क्या होगा हमारे पास, dA अपॉन dt, जो कि हमारे प्रश्न में क्या है दिया हुआ है। dA अपॉन dt बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसमें घन के कोर में वृद्धि कितना दिया हुआ है, समय t के सापेक्ष घन के कोर में वृद्धि कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुनः इसी को आगे लेके चलते हैं। पुनः t के सापेक्ष घन के आयतन में वृद्धि, t के सापेक्ष घन के आयतन में वृद्धि क्या कहलाएगा, d। आयतन क्या लिए थे हम, v लिए थे, तो ये हो जाएगा आयतन dv अपॉन dt। ये हो जाएगा इसका आयतन dv अपॉन dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके मान को रखेंगे। अतः यहां पर देखो, इसको दे दिए समीकरण 1, ये हुआ समीकरण 2, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, अतः समीकरण 3 में समीकरण 1 से, समीकरण 3 में ये 3 है, उसमें समीकरण 1 से v का मान, 1 से v का, या आयतन बोल सकते हैं, v बराबर आयतन है, v का मान रखने पर, v का मान क्या करते हैं हम, रखते हैं। तो v का मान रखने पर ये क्या हो जाएगा, d बाई डी टी। v का मान क्या दिया हुआ है, a क्यूब दिया हुआ है, तो इसका मान हो जाएगा a क्यूब। अब देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ पर d बाई डी टी है और यहाँ पर क्या है, a क्यूब है। तो यहाँ पर क्या होगा, राशि में अवकलन हो जाएगा क्या, नहीं होगा, राशि में अवकलन नहीं होगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, राशि में
परिवर्तन करना पड़ेगा। तो राशि में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मान में परिवर्तन करना पड़ेगा, जो चर राशियों का मान है। तो मान में परिवर्तन क्या होगा, देखो यहाँ a है, ये t है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जब तक ये t है उस स्थान पर a नहीं होगा, इसका अवकलन नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हो गया d अपॉन, ये हो जाएगा dA, हो गया dA। अब यहाँ हर में dA का गुणा किए हैं, तो इधर भी क्या होगा, अंश में भी dA का गुणा होगा, इससे क्या होगा, दोनों क्रॉस होगा, ठीक। तो ये हुआ dA, इसको ज्यों का त्यों रख दो a³। अब यहाँ पर dA किए, अब ये जो dt है यहाँ पर था, वो हर में है, वो हर का dt कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो इसके कोई मान में परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ ना, क्योंकि देखो इसमें dA/dA, अगर इस dA और इस dA को कैंसिल करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक अंश में है एक हर में है। तो ये dA हर वाला और ये अंश वाला कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा हमारे पास, d और ये dt यहाँ आ जाएगा, तो d/dt a³, तो d/dt a³ आ गया। तो इसको कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ, केवल हम क्या किए, इसमें राशियों में परिवर्तन कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा d/dA a³। अब इसका अवकलन हो जाएगा, इसका अवकलन क्या मिलेगा हमको, हाँ इसका अवकलन हमको मिलेगा, आपका जवाब सही है, इसका अवकलन मिलेगा 3a²। इसका अवकलन करेंगे, 3a² होगा इंटू ये हो जाएगा dA/dt, ये दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, समय t के सापेक्ष घन के कोण में वृद्धि, जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ था, dA/dt इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वही मान आ गया, dA/dt, ठीक है। तो अतः समीकरण, ये कौन सा समीकरण है, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से dA/dt का मान किसमें रखने पर, dt का मान क्या करते हैं हम, रखते हैं। तो रखने पर इसका मान क्या आएगा, देखो, अतः समीकरण 2 से dA/dt का मान रखने पर, dA/dt का मान समीकरण 2 से कितना था, 5 था, तो उसका मान रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3a² इंटू dA/dt का मान कितना है, 5। तो इसका मान कितना हो गया, 5 दिया 15a², ये हो गया। अब हम उसके आधार पर क्या निकालेंगे, घन के आयतन में अभिष्ट वृद्धि, ये तो हमारा मेन निकला है ना, कि कितना वृद्धि हुआ है। अब निकालेंगे, अतः घन के आयतन में अभिष्ट वृद्धि, घन के आयतन में अभिष्ट वृद्धि कितना हुआ, dV/dt, ये मान हुआ। तो dV/dt का मान हमको क्या मिला, 3a² इंटू d/dt, तो जिसका मान क्या हुआ, dV/dt बराबर हमको क्या मिला, dV/dt, इसका मान मिला 15a² मिला। तो इस मान को हम रखेंगे, तो dV/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 15a², ठीक, ये मान हुआ। अतः प्रश्नानुसार दिया है, जैसे हमारे प्रश्न में क्या दिया है, a बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का मान दिया हुआ है, या फिर a बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 12 सेंटीमीटर है, तो इसके मान को a की जगह में रखेंगे, तब ये हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद है a के मान में क्या हो जाएगा, 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर कर दिए, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, इंटू 144। अब हम इसका क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो मान कितना मिलेगा,
अतः 15 गुना 144, इसका मान को हम आगे की ओर करते हैं तो इसका मान हमको मिलेगा 2160, मतलब 2160। अब चूंकि ये कैसा था, घन था, तो ये इसका उत्तर क्या होगा, घन सेंटीमीटर प्रति क्या हो जाएगा, ये सेकेंड। इसका उत्तर क्या होगा, घन मतलब 2160 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये इसका हमको क्या मिलेगा, मान। वर्ग रहता तो क्या होता है, ये 2160 वर्ग सेंटीमीटर प्रति, या फिर जो उसका मात्रक दिया रहता है, ठीक है। तो इसमें मात्रक क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2160 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अतः घन की कोर 2160 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या वृद्धि कर रहा है। ठीक है छात्रों, इसी प्रकार से प्रश्नावली के प्रश्न सॉल्व होंगे। यही क्वेश्चन मतलब इसी तरीके से वर्ग और घन, ठीक है, इसके सूत्र के आधार पर हमारे प्रश्न तैयार होते हैं और आगे अगली कक्षाओं में हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।